नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं की द स्टोरी ऑफ पोएट्री। जी, वर्ग 12वीं की द स्टोरी ऑफ पोएट्री की ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। पाँचों वीडियोस देखें और पाँचों वीडियोस देखने के बाद इस वीडियो को देखें, तब जा कर के आज की वीडियो आपके समझ में आएगी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत पृष्ठ संख्या 37 से करते हैं, यहाँ से करते हैं। बच्चों, लिखा कि इन इंडिया पोएट्री बिगेन टू बी रिटन एज द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। यानी 19वीं सदी के अर्ली पार्ट में, यानी 19वीं सदी के प्रारंभिक हिस्से में भारत में कविताएं अंग्रेजी में लिखी जाने लगीं। हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त एंड मनमोहन घोष वेयर द पायनियर्स। यानी इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश के ये पायनियर्स है, ये अगुआ हैं, ये अग्रणी लोग हैं। इन्हीं लोगों ने इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश की शुरुआत की। वो कौन है? डेरोजियो हैं, काशी प्रसाद घोष हैं, तोरू दत्त हैं और मनमोहन घोष। इन 4 लोगों ने इंग्लिश पोएट्री की भारत में शुरुआत की। देयर मेजर कंसर्न वेयर पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। एंड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत का जो यशस्वी अतीत है ना। यानी ये जो मुख्य रूप से जिन 4 कवियों के नाम हमने गिनाए, डेरोजियो, काशी प्रसाद घोष, तोरू दत्त, मनमोहन घोष, ये अंग्रेजी में भारतीय कविता के ये अगुआ थे। इनकी जो मेजर कंसर्न थी ना, इनकी जो मुख्य रुचि थी, मुख्य जो दिलचस्पी थी, या इनकी जो मुख्य चिंता थी ना, वो थी पैट्रियोटिज्म। यानी ये जो रचनाएं रचे, ये जो काव्य लिखे, ये जो कविताएं लिखे ना, इनकी कविताओं में पैट्रियोटिज्म यानी राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी। एंड द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत का जो यशस्वी अतीत रहा है, भारत का जो वैभवपूर्ण जो अतीत रहा है ना, तो वैभवपूर्ण अतीत और देशभक्ति पर ये लोग रचनाएं करते थे। सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, रोट पोएम्स विथ ईज। विथ ईज का मतलब होता है सहजता के साथ, आसानी से। यानी सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिनको भारत नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जी बच्चों, भारत कोकिला। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू को। जी, सरोजिनी नायडू, ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, रोट पोएम्स विथ ईज। सरोजिनी नायडू जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं, सहजता के साथ अंग्रेजी में कविताएं लिखती थीं। हर पोएम सच एज विलेज सॉन्ग, इनकी कुछ रचनाओं के नाम है, आप याद रखेंगे। विलेज सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा एंड ए सोल्स प्रेयर, रिवील द रियल हार्ट ऑफ इंडिया। यानी सरोजिनी नायडू की रचनाएं, जिसका नाम है विलेज सॉन्ग, सॉन्ग्स ऑफ राधा एंड ए सोल्स प्रेयर, इन 3 कविताओं के माध्यम से सरोजिनी नायडू भारत के असली दिल, रियल हार्ट ऑफ इंडिया को रिवील करती हैं, प्रकट करती हैं। एक और मशहूर भारतीय कवि बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर, द नोबेल लॉरिएट। लॉरिएट का मतलब होता है पुरस्कार विजेता, यानी रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता। इन द गीतांजलि, ये अपनी रचना गीतांजलि में, और अरबिंदो घोष इन द सावित्री, अपनी रचना सावित्री में। याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछेगा कि विलेज सॉन्ग किसकी रचना है, आपका जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सॉन्ग ऑफ राधा किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू। ए सोल्स ऑफ प्रेयर किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू। गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की, और इसी के कारण इनको नोबेल मिला था। ये सावित्री किसकी रचना है? अरविंदो घोष की। तो बच्चों, गीतांजलि में और सावित्री में मेड मोरल एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में और अरविंदो घोष ने सावित्री में नैतिक और आध्यात्मिक क्वेस्ट की कोशिश की है, यानी नैतिक और आध्यात्मिक चीज़ों की को ढूंढने की कोशिश की है। देयर पोएट्री वाज एन अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की कविता और अरबिंदो घोष की कविता वाज एन अटेम्प्ट, यह एक प्रयास था
टू रीस्टोर द ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी लॉस्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत ने जो अपना वैभवशाली अतीत जो खो दिया है ना, उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश गीतांजलि में टैगोर ने और सावित्री में अरबिंदो घोष ने की है। इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश मैच्योर्ड, यानी अंग्रेजी में भारतीय कविता मैच्योर्ड हुई, परिपक्व हुई, एंड बिगन टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी इन द लेटर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय कविता का इतिहास, अंग्रेजी में भारतीय कविता का इतिहास शुरू हुआ, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी के लेटर पार्ट में, उत्तरार्ध में भारतीय इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश जो थी ना, वह परिपक्व होने लगी और मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी और आधुनिक भारतीय संवेदनशीलता प्रकट करने लगी। पोएट्स लाइक निसिम इज़किल, A.K. रामानुजन, आर पार्थसारथी, जयंत महापात्रा, पी लाल, KKN दारूवाला, शिव के कुमार, प्रीतिश नंदी, अरुण कालोतकर एंड कमला दास ट्रांसफॉर्म इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश, यानी जितनी भी कवियों के हम नाम ले रहे हैं बच्चों, निसिम इज़किल हैं, A.K. रामानुजन हैं, पार्थसारथी हैं, जयंत महापात्रा हैं, पी लाल हैं, KKN दारूवाला हैं, शिव के कुमार हैं, प्रीतिश नंदी हैं, अरुण कालोतकर हैं और कमला दास हैं। इन लोगों ने इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश को ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी उसका रूप ही क्या कर दिया बच्चों, बदल दिया। ये सब इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ये सरोजिनी नायडू की तस्वीर है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। यहाँ पे लिखा है निसिम इज़किल डिस्क्राइब्स द आइलैंड ऑफ बॉम्बे एज, निसिम इज़किल जो है ना बच्चों, आइलैंड ऑफ बॉम्बे में वो डिस्क्राइब करती हैं बॉम्बे को, क्या कहती हैं सुनिए, अनसुटेबल फॉर सॉन्ग एज वेल एज सेंस, द आइलैंड फ्लावर्स इनटू स्लम्स एंड स्काई स्क्रैपर्स। यहाँ पे निसिम इज़किल कहती हैं कि बॉम्बे जो है ना, आइलैंड फ्लावर, जो फूलों का आइलैंड था, अब वो स्लम्स में बदल गया है, यानी झुग्गी झोंपड़ियों में बदल गया है, एंड स्काई स्क्रैपर्स, गगनचुंबी इमारतों में बदल गया। इस प्रकार से यह झुग्गी झोंपड़ियों और इमारतों में बदला है कि न अब इसके लिए कोई गाना गाया जा सकता है और ना ही इसके लिए इसमें कोई सेंस, ना मतलब ये जो परिवर्तन हुआ है ना, यह परिवर्तन न तो आर्ट है और न ही साइंस है, यानी बॉम्बे में अब न तो आर्ट है न ही साइंस है, मतलब न ही सॉन्ग है न ही सेंस है, यानी अब इसमें कुछ नहीं है। चारों तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, अब यहाँ पे फूल नहीं है। रिफ्लेक्टिंग प्रिसाइजली द ग्रोथ ऑफ माइंड, इसी से यहाँ के लोगों के दिमाग का जो ग्रोथ है ना, विकास का पता चलता है कि किस प्रकार का विकास यहाँ के लोगों ने किया है, यानी फूल को हटा करके, बाग बगीचों को हटा करके झोपड़ियों में लोगों ने तब्दील कर दिया है बॉम्बे को, और इसी से बॉम्बे के विकास का पता चलता है। ये बच्चों आयरॉनिकल मीनिंग है इसका, आगे देखिए लिखा है, ही वॉइसेस द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ हिज एज, यानी अपने काल की जो डिसइल्यूजनमेंट है ना, उसको रिवील करते हैं कौन बच्चों, निसिम इज़किल करते हैं। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ ही यूजेस कंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स विथ आयरॉनिकल मीनिंग, साथ ही साथ निसिम इज़किल जो है ना बच्चों, कंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स यानी नियंत्रित कथनों का उपयोग करते हैं, विथ आयरॉनिकल मीनिंग यानी व्यंग्यात्मक अर्थों के साथ, ये जो है ना बच्चों निसिम इज़किल या कंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। आगे लिखा है द लैंग्वेज वाज सुटेबल फॉर डिपिक्टिंग हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, यानी निसिम इज़किल की जो भाषा होती थी ना, वाज सुटेबल एकदम उपयुक्त होती थी, फॉर डिपिक्टिंग चित्रित करने के लिए, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ जीवन के जो हार्श, जो बच्चों जो रियलिटीज़ का मतलब होता है सच्चाई और हार्श मतलब होता है कड़वा, यानी जीवन की जो कड़वी सच्चाई है ना, उसको डिपिक्ट करने के लिए निसिम इज़किल की जो भाषा थी ना, वह बिल्कुल उपयुक्त थी। कमला दास एक और इंडियन पोएटेस राइटिंग इन इंग्लिश है। कमला दास इज मोर बोल्ड एंड बीटर इन पोर्ट्रेइंग हर फ्रस्ट्रेशन एज ए वुमन, यानी वुमन के रूप में, एक महिला के रूप में, एक स्त्री के रूप में, एक औरत के रूप में अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी निराशा को पोर्ट्रे करने में, चित्रित करने में कमला दास जो है ना, वह अन्य कवियों की अपेक्षा ज़्यादा साहसी और ज़्यादा कड़वी थी। ये ज़्यादा तीखे शब्दों में अपनी फ्रस्ट्रेशन को व्यक्त करती थी। कौन बच्चों? कमला दास।
आगे लिखा है कैनेडियन पोएट्री। अब हम बात करेंगे बच्चों इंडियन पोएट्री के बाद कैनेडियन पोएट्री की। कैनेडियन पोएट्री इज क्वाइट वेरीड इन इट्स थीमेटिक कंसर्न, यानी जो कैनेडियन पोएट्री थी ना बच्चों, वो क्वाइट वेरीड थी, वो बिल्कुल विविध थी इन इट्स थीमेटिक कंसर्न्स, यानी जो इसके विषयगत मामले हैं ना, विषयगत मामलों की हम बात करें, थीमेटिक कंसर्न्स की बात करें, तो कैनेडियन पोएट्री अन्य देशों की पोएट्री से अलग थी। सम ऑफ द पोएट्स लाइक जेनिथ आर्मस्ट्रॉन्ग, कनाडा के कुछ पोएट्स के मैं नाम ले रहा हूँ, जेनिथ आर्मस्ट्रॉन्ग, क्लेयर हैरिस, कैरिल डैबडिन एंड एमोल्ड इतवारू, ये जो कैनेडियन पोएट हैं ये हमें सुझाते हैं एक क्लोजनेस टू एंड हार्मनी विथ नेचर, यानी कनाडा के जो पोएट हैं ना, ये अपनी पोएट्री में, ये अपने पोएम्स में, ये अपनी कविताओं में हमें क्लोजनेस टू एंड हार्मनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ सामंजस्य और समीपता का भाव बताते हैं कि हम इंसानों को प्रकृति के करीब और प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स द नेटिव्स कंसेप्ट ऑफ द लैंड एज मदर, जो कनाडा के जो पोएट्स हैं ना, अपनी कविताओं में वो रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि लैंड जो है, धरती जो है ना, वो हमारी माँ है। अपनी कविताओं के माध्यम से कनाडा के जो पोएट्स हैं ना, ये हमें बताने की कोशिश करते हैं कि लैंड जो है ना, ये धरती जो है ना, ये हमारी माँ है। देयर पोएटिक वर्क्स, कनाडा के जो पोएट्स हुए हैं ना, उनके पोएटिक वर्क्स के मैं नाम गिनाऊंगा, उनकी मैं काव्य रचनाओं के नाम गिनाऊंगा। तो बच्चों आर्मस्ट्रॉन्ग की रचना है फर्स्ट पीपल, ब्लड ऑफ माई कंट्री, विंड विमेन, और बच्चों ये हैरिस की रचना है ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन, और बच्चों डैबिडिन की रचना है द फॉरेस्ट, और ये आर्नोल्ड इटवारू की रचना है सेक्रेड प्रिजन्स। इन रचनाओं के नाम याद रखेंगे बच्चों, ये कैनेडियन पोएट्स के वर्क्स हैं। आर रीच इन सिम्बल्स एंड मेटाफोर्स, यानी कैनेडियन पोएट्स की जो रचनाएं हैं, जो उनके वर्क्स हैं ना, फर्स्ट पीपल हो, ब्लड ऑफ माई कंट्री हो, विंड विमेन हो, ट्रांसलेशन इनटू फिक्शन हो, द फॉरेस्ट हो, सेक्रेड प्रिजन्स हो, इन काव्यों में ना, ये जो काव्य है आर रिच इन सिम्बल्स एंड मेटाफोर्स, बच्चों ये रूपक में और प्रतीकों में, ये मतलब इनकी रचनाओं में रूपक और जो प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, यानी मेटाफोर से भरे हुए हैं कैनेडियन पोएट्स की रचनाएं। दिज डेपिक्ट, यानी कैनेडियन पोएट्स की जो रचनाएं हैं ना, वो डेपिक्ट करती हैं द एग्नी, एग्नी का मतलब होता है बच्चों कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, ऑफ द कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद की कठिनाइयों को बयां करती हैं कैनेडियन पोएट्स की कविताएं। एंड एन इंटेंस सर्च फॉर रूट्स, और बच्चों जड़ों की खोज करती हैं इनकी कविताएं जो है ना, यानी कनाडा के जो कवि हैं वे अपनी कविताओं में उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म की एग्नी को, यानी उपनिवेशवाद की कठिनाइयों को दर्शाते हैं, चित्रित करते हैं, और अपनी कविताओं में ये जड़ की खोज करते हैं, यानी हम क्या हैं, कहाँ से हैं, इसकी खोज करने की ये कोशिश करते हैं। मार्गरेट एटवुड, जिनकी रचना है द सर्किल केम एंड द एनिमल्स इन दैट कंट्री, रॉबर्ट क्रॉसिच, जिनकी रचना है द स्टोन हैमर पोएम्स एंड सीड कैटलॉग, और ये जो फ्रेंच वाह हैं, इनकी रचना है ब्रेथ इन माई नेम विथ ए साई। ये सब बच्चों कैनेडियन पोएट्स हैं, उनकी रचनाएं हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे लिखा हुआ है कि एंड आर सम अदर रिप्रेजेंटेटिव कैनेडियन पोएट्स इन इंग्लिश, और कुछ और मैं कैनेडियन पोएट्स के नाम रखूंगा। इसमें मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोएट्स, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोएट्स कहा जाता है AJM स्मिथ को और AM क्लीन को। ये सिंपल लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, ये अपनी कविताओं के माध्यम से, ये कैनेडियन पोएट अपनी कविताओं के में सिंपल यूज, साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस द मेटाफिजिकल एग्नी। मेटाफिजिकल एग्नी का मतलब आध्यात्मिक पीड़ा को एक्सप्रेस करने के लिए, बयां करने के लिए ये मॉन्ट्रियल ग्रुप ऑफ पोएट्स जो हैं AJM स्मिथ और AM क्लीन, ये बच्चों सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं, आम लोगों की भाषा का प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस द मेटाफिजिकल एग्नी ऑफ द अपरूटेड पीपल, यानी जो अपरूटेड पीपल हैं, जो अपने जड़ों से उखड़ गए लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, जो एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पे चले गए लोग हैं ना, उनकी जो मेटाफिजिकल एग्नी है, उनकी जो आध्यात्मिक पीड़ा है ना, उन पीड़ाओं को ये अपनी कविताओं के माध्यम से सरल भाषा में उसको बयां करते हैं।
आगे चलते हैं। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो, यह जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा, दैट वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट पोएटिक अटरेंसेस बाय द नाइजीरियन, कैरिबियन, अफ्रीकन एंड साउथ अफ्रीकन पोएट्स। बच्चों, काव्य की रचना केवल इंग्लैंड में ही नहीं हुई, केवल अमेरिका में ही नहीं हुई, केवल इंडिया में ही नहीं हुई, केवल कनाडा में ही नहीं हुई। कुछ बेहतरीन रचनाएं बच्चों नाइजीरिया कवियों के द्वारा की गई, कैरिबियन द्वीप के कवियों के द्वारा की गई, अफ्रीकन के द्वारा की गई और साउथ अफ्रीकन कवियों के द्वारा भी कुछ बेहतरीन रचनाएं की गई। दीज आर द पोएट्स कमिटेड टू ए कॉज। ये जो कवि हैं, नाइजीरिया के हों, कैरिबियन आइलैंड के हों, अफ्रीकन हों, तो ये जो कवि हैं ना, आर कमिटेड टू ए कॉज। इनकी रचनाएं जो है ना, इनकी रचनाएं एक कारण के लिए होती थी, यानी कारण आधारित रचनाएं करते थे ये लोग। साउथ अफ्रीकन पोएट्स लाइक डेनिस ब्रूटस, बच्चों याद रखिएगा, ये डेनिस ब्रूटस जो है ना साउथ अफ्रीकन पोएट हैं, और इनकी रचना है साइरन्स है, नक्कल्स है, बूट्स है, एस्टबॉर्न होप है, ये उनकी रचनाएं हैं। एंड चिनुआ अचीबी, बी वेयर, सोल ब्रदर, क्रिसमस इन वायफ्रा, ये बच्चों चिनुआ अचीबी की रचना है। ये सब अफ्रीकन पोएट्स हैं। रिकॉर्ड द वायलेंस एंड टॉर्चर ऑफ द व्हाइट रूल। बच्चों, जब ये व्हाइट रूल है ना, अफ्रीका में जब गोरे लोगों का शासन था, तो व्हाइट रूल के दौरान जो वायलेंस हुई, जो हिंसा हुई और टॉर्चर, और जो काले लोगों पर उन लोगों ने यातनाएं दी ना, उन यातनाओं को ये अपनी कविताओं के माध्यम से बयां करते हैं। अफ्रीका के जो कवि हैं ना बच्चों, तो अफ्रीका में जो व्हाइट रूल रहा, जो गोरे लोगों का शासन रहा, उस शासन में जो वायलेंस हुआ, जो हिंसा हुई एंड टॉर्चर, और काले लोगों पे जो यातनाएं हुई ना, तो उस हिंसा और यातनाओं को ये लोग अपनी कलम के माध्यम से, अपनी कविता के द्वारा बयां करते हैं। They wrote against the intrusion of Western customs into their native culture। ये जो अफ्रीकन पोएट्स हुए हैं ना बच्चों, ये रोट लिखा करते थे अगेंस्ट द इंट्रूजन ऑफ वेस्टर्न कस्टम्स, यानी जो पश्चिमी रीति रिवाज, पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी परंपराएं इनके नेटिव कल्चर में, इनके स्थानीय संस्कृति में जो इंट्रूड हो गई हैं, घुस गई हैं, घुसपैठ कर गई हैं, मिल गई हैं ना, उसके खिलाफ ही लोग लिखते थे। यानी ये नहीं चाहते थे कि इनकी जो नेटिव कल्चर है, जो स्थानीय जो संस्कृति है ना, उस संस्कृति में पश्चिमी संस्कृति आकर के मिले, ये लोग इसके खिलाफ थे और उसके खिलाफ रचनाएं भी करते थे। अब देखिए बच्चों, ये है नाइजीरियन पोएट आपके सामने है बच्चों, है ना, ओली सोयिंका, ये नाइजीरियन पोएट, ये नाइजीरियन पोएट है बच्चों, ओली सोयिंका। रिवील्स एन अनकम्प्रोमाइजिंग सेंस ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। बच्चों, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, और अनकम्प्रोमाइजिंग का मतलब समझौता न करने वाला भाव। यानी ये अपनी कविताओं में, जो नाइजीरियन पोएट है ओले सोयिंका, ये अपनी कविताओं में रिवील्स एन अनकम्प्रोमाइजिंग सेंस ऑफ जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, ये बच्चों न्याय और मानवता पर कभी भी समझौता न करने वाला भाव प्रकट करते हैं। ये कहते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि न्याय और मानवता के नाम पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इनकी रचना का नाम है पोएम्स फ्रॉम प्रिजन। क्या नाम है बच्चों? पोएम्स फ्रॉम प्रिजन। ये नाइजीरियन पोएट हैं ओली सोयिंका, ये उनकी रचना है। ही ट्राइज टू लोकेट ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स इन मॉडर्न लाइफ। ये अपनी कविता पोएम्स फ्रॉम प्रिजन के माध्यम से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं टू लोकेट ट्रेडिशनल अफ्रीकन बिलीव्स, जो बच्चों स्थानीय जो पारंपरिक अफ्रीकन जो विश्वास है ना, उस विश्वास को, उन बिलीफ्स को ये आधुनिक मॉडर्न लाइफ में स्थापित करना चाहते हैं। यानी इनकी जो रचना है पोएम्स फ्रॉम प्रिजन, उसके माध्यम से ये आधुनिक जीवन में पारंपरिक अफ्रीकन विश्वासों के बीज को बोना चाहते हैं। ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1986। 1986 में लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला। याद रखिएगा बच्चों, 1986 में नाइजीरियन पोएट ओले सोयिंका को लिटरेचर के लिए नोबेल मिला था। चिनुआ अचीबी बेसिकली ए नोबेलिस्ट। जो चिनुआ अचीबी थे ना, ये मूलतः एक नोबेलिस्ट थे, ये उपन्यासकार थे, लेकिन ये कवि भी थे। इज अनदर इंपॉर्टेंट नाइजीरियन पोएट, एक और महत्वपूर्ण नाइजीरियन कवि हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली नोबेलिस्ट हैं, मूलतः वो क्या है, उपन्यासकार हैं, लेकिन रचनाएं भी करते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। इन हिज बीवेयर, सोल ब्रदर एंड क्रिसमस इन वायफरा, इनकी दो रचनाएं हैं, बीवेयर सोल ब्रदर और क्रिसमस इन वायफरा। यहाँ पे ये रिसेंट्स करते हैं, रिसेंट्स का मतलब विरोध करते हैं, बुरा मानते हैं द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी अफ्रीका की जो
ट्रेडिशनल वैल्यूज है, जो पारंपरिक संस्कार हैं, जो पारंपरिक मूल्य हैं, जो अफ्रीका की स्थानीय मूल्य है, जो संस्कार हैं, जो रीति है, जो रिवाज है ना, उसके लॉस पे, उसके नुकसान पे, उसके हानि पे ये अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं ओली सोइनका। बच्चों एक और कवि के नाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लिखा है कि डेनिस ब्रूटस ए साउथ अफ्रीकन पोएट। ये बच्चों साउथ अफ्रीकन पोएट हैं डेनिस ब्रूट। इज एन अपोनेंट ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब रंगभेद, ये रंगभेद के खिलाफ थे बच्चों, यानी गोरे और काले, व्हाइट और ब्लैक पीपल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता था ना, जो क्वारल होता था, उसके खिलाफ थे डेनिस ब्रूटस। इन इज सायरन्स, नकल, बूट्स एंड स्टबॉर्न होप, ये रचनाएं हैं बच्चों डेनिस ब्रूट्स की। ही वॉइसेस द सफरिंग एंड एग्नी ऑफ द फेलो ब्लैक, ये अपने साथी ब्लैक, काले लोगों की जो सफरिंग है ना, उनका जो कष्ट है और एग्नी, उनकी पीड़ा है ना, उसको ये हवा देते हैं, उसको ये आवाज़ देते हैं कि कैसे है ना मेरे काले भाई बंधुओं को पीड़ा दिया जाता है, तकलीफ़ दिया जाता है, उनको कष्ट दुख परेशान किया जाता है। तो ये सफरिंग और एग्नी को ये रिवील करते हैं अपनी रचनाओं के माध्यम से। डेरेक वॉलकट हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1992 वर्कड फॉर ए कैरेबियन कल्चर। बच्चों एक कैरेबियन पोएट है जिनका नाम है डेरेक वॉलकट। क्या नाम है? डेरेक वॉलकट। 1992 में इनको लिटरेचर के लिए साहित्य मिला था। ये कैरेबियन कल्चर के लिए, कैरेबियन संस्कृति के लिए काम करते थे, के लिए रचनाएं करते थे, और उन्हीं रचनाओं के बदौलत 1992 में इनको नोबेल मिला। हिज फेमस पोएटिक वर्क्स आर इन ए ग्रीन नाइट। उनकी बच्चों फेमस कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन ए ग्रीन नाइट, द कास्टवे, द गल्फ एंड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एनदर लाइफ। एनदर लाइफ कहिए, इन ए ग्रीन नाइट कहिए, द कास्टवे, द गल्फ, ये बच्चों उनकी क्या है? रचना है। ही हैज़ ट्राई टू डेवलप इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड पीपल। इन्होंने कोशिश की है अपनी रचनाओं के माध्यम से बच्चों, जो वालकट है ना, इन्होंने कोशिश की है कि अंग्रेजी को बनाया जाए क्या? एज अ लैंग्वेज ऑफ द एजुकेटेड पीपल, यानी पढ़े लिखे लोगों, शिक्षित लोगों की भाषा के रूप में अंग्रेजी का विकास किया जाए। ये सोच अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं कौन? डेरेक वॉलकट। दिस डिस्कशन, अब बच्चों चूंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ द स्टोरी ऑफ पोएट्री की ये आखिरी वीडियो है, यहाँ पे ये स्टोरी समाप्त हो रही है, तो यहाँ समझिए दिस डिस्कशन, यह जो डिस्कशन है ना, यह जो आपने बच्चों लगातार 4-5 वीडियो में आपने जो डिस्कशन किया है ना, सोज साफ साफ आपको दिखाता है दैट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज इज स्पोकन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि भाषा के रूप में अंग्रेजी दुनिया के कई हिस्सों में बोली जाती है। यह इस बात से प्रमाणित हुआ। नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, पोएट्स फ्रॉम द कॉमनवेल्थ नेशंस एंड फ्रॉम अफ्रीकन एंड एशियन कंट्री सक्सेसफुली यूज्ड इंग्लिश फॉर क्रिएटिव पर्पसेस। केवल बच्चों इंग्लैंड और अमेरिका के ही नहीं, केवल इंग्लैंड के ही नहीं, बल्कि कॉमनवेल्थ नेशंस के भी, अफ्रीका के भी, एशिया के भी कवियों ने सक्सेसफुली यूज्ड इंग्लिश, अंग्रेजी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है फॉर क्रिएटिव पर्पसेस, यानी रचनात्मक उद्देश्यों के लिए, काव्यों की रचना के लिए। केवल इंग्लैंड के ही नहीं, बल्कि कॉमनवेल्थ नेशंस के भी, अफ्रीकन्स भी, एशियंस पोएट्स भी अंग्रेजी का उपयोग काव्य की रचनाओं के लिए किए हैं। तो ये 5-6 वीडियो पढ़ने से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। और दे हैव एडेड, और इन लोगों ने, यानी एशिया के पोएट्स ने, अफ्रीका के पोएट्स ने, कॉमनवेल्थ नेशंस के पोएट्स ने एडेड वैरायटी, अंग्रेजी में विविधता लाई है। अंग्रेजी में इन लोगों ने विविधता लाई है एंड इन्फ्यूज्ड विटैलिटी, और बच्चों इन लोगों ने जीवन शक्ति का संचार किया है। किसमें? इन्फ्यूज्ड, संचार किया है, विटैलिटी, जीवन शक्ति का। किसमें? अंग्रेजी में। इनटू व्हाट वी टुडे कॉल इंग्लिश पोएट्री। आज जिसको आप इंग्लिश पोएट्री कहते हैं ना, आज आप जिसको इंग्लिश पोएट्री कहते हैं, तो वह केवल इंग्लैंड के लोगों का ही बच्चों वो रिजल्ट नहीं है, वो कॉमनवेल्थ नेशंस के लोगों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, अफ्रीकन पोएट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, एशियन पोएट्स का भी कंट्रीब्यूशन है बच्चों। और इन सभी लोगों ने अंग्रेजी को क्या दिया? जीवन शक्ति दी, उसमें विविधता लाई, और यही कारण है कि आज इंग्लिश पोएट्री के रूप में जानी जाती है। वुड यू नॉट एग्री? क्या आप सहमत नहीं होंगे दैट इंग्लिश पोएट्री डजंट मीन टुडे पोएट्री रिटन बाय इंग्लिश पोएट्स अलोन? क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इंग्लिश पोएट्री के, अंग्रेजी काव्य का मतलब केवल अंग्रेजी कवियों के द्वारा, इंग्लैंड के कवियों के द्वारा रचित रचनाएं ही नहीं होती हैं,
वुड यू नॉट एग्री? क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इंग्लिश पोएट्री डजंट मीन टुडे पोएट्री रिटन बाय इंग्लिश पर्सन अलोन? यानी क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इंग्लिश पोएट्री का मतलब इंग्लैंड के कवियों के द्वारा लिखी गई रचनाएं ही नहीं है। इट इज़ द टोटल बॉडी ऑफ पोएट्री बीइंग रिटन इन इंग्लिश इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कवि के द्वारा अंग्रेजी में की जाने वाली रचना क्या है? इंग्लिश पोएट्री है, न कि केवल इंग्लैंड के लोगों के द्वारा रचित ही इंग्लिश पोएट्री है। मैं फिर से समझा रहा हूँ, इंग्लिश पोएट्री कहने का मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लैंड के कवियों के द्वारा रचित पोएट्री ही इंग्लिश पोएट्री है। इंग्लिश पोएट्री का मतलब हुआ दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी देश का किसी भी भाषा का व्यक्ति अंग्रेजी में काव्य की रचना करता है तो वो है इंग्लिश पोएट्री, न कि इंग्लैंड में बैठे कवियों की पोएट्री। तो बच्चों, इंग्लिश पोएट्री इसी के साथ फिनिश हुई। ये 6वीं वीडियो थी। आप सभी वीडियोस को देखें, एंजॉय करें, समझें और परीक्षा में डू बेटर। तो बच्चों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।